आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। ये जो चैप्टर है वो थर्मल फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जो कि बहुत ही लार्ज है, लेकिन डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमको इस चैप्टर से उन्हीं टॉपिक को कवर करना है जिस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चंस डीडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो हम डीडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे यदि देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका स्कोप बहुत ही लार्ज है, लेकिन हमारे डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमको थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी नाम से एक चैप्टर है। उसमें केवल हमको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट थ्योरम, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी ऑफ सिंपल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ना है। तो हम इसी बेस पे जो एमसीक्यू बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जो रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है हीट और मैकेनिकल एनर्जी के। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिक्स, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड है मैकेनिक्स और फोर्थ है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए जो ऑप्शन 4 है वो हमारा सही होगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है हीट और मैकेनिकल एनर्जी का उसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 इसके लिए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स थ्रू बाउंड्री इज कॉल्ड। यानी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं और वह सेपरेट होता है यूनिवर्स से बाई बाउंड्री, तो वो सिस्टम कहलाता है। क्योंकि दो यूनिवर्स में दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम जो होता है वो बाउंड्री से कवर होता है और सराउंडिंग सिस्टम के चारों तरफ के एरिया को हम सराउंडिंग कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। वैसे यदि हम सिस्टम और सराउंडिंग की डिफिनेशन की बात करें तो सिस्टम इसी तरीके से डिफाइन होगा, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी विच इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स थ्रू बाउंड्री इज कॉल्ड सिस्टम। और सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग इज डिफाइंड एज द रेस्ट पार्ट ऑफ सिस्टम इन विच एक्सचेंज द एनर्जी एंड मैटर विथ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ सिस्टम जिसके साथ होता है वो सराउंडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम इन विच मैटर एक्सचेंज एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज इज कॉल्ड। यानी मैटर के साथ साथ यदि एनर्जी का भी एक्सचेंज हो तो सिस्टम कैसा सिस्टम कहलाएगा। तो ऑप्शन है क्लोज सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है ओपन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है आइसोलेटेड सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो बारी बारी से हम पहले इन सब को देख लेते हैं कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर और जो एनर्जी होती है दोनों एक्सचेंज होती है सिस्टम टू सराउंडिंग। और क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज होती है, लेकिन जो मैटर होता है वो सिस्टम के साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी चेंज होती है और ना मैटर चेंज होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि द सिस्टम इन विच मैटर एक्सचेंज एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज। तो मैटर और एनर्जी दोनों चेंज होते हैं ओपन सिस्टम में, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, ओपन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और मास ऑफ अ सबस्टेंसेस। यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे जो किसी भी सबस्टेंसेस के साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑप्शन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
थर्ड ऑप्शन है केमिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ ऑप्शन है मैक्सवेल्स प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो साइज और मास पे नहीं डिपेंड करती उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी मास और साइज पे डिपेंड करती है किसी भी सबस्टेंसेस के उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी जितने भी ये दिए गए हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी वो किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है दोनों के इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों के, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो जितने ऊपर हमारे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हैं, क्योंकि जो दिए गए जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ये वो मैटर के साइज और मास पे नहीं डिपेंड करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मास, नंबर ऑफ मोल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये जो है वो साइज और मास पे डिपेंड करते हैं। मैटर के साइज और मास पे ये सभी डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी हो गया या एंथैल्पी हो गया या एंट्रोपी हो गया या मास या नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी साइज एंड मास पे डिपेंड करते हैं किसी भी मैटर के। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम विच हैव डेफिनिट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। यानी पर्टिकुलर स्टेट के लिए पर्टिकुलर या डेफिनिट वैल्यू यदि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए होती है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है स्टेट फंक्शन, सेकेंड ऑप्शन है पाथ फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है रिलेटिव फंक्शन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो स्टेट यदि डिफिनिट होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिफिनिट वैल्यू मिलती है तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन 1 इसमें हमारा सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेट ऑफ प्रोसेस। यानी यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो कि कोई भी प्रोसेस कराएं उसके लिए तो वह सिस्टम कैसा कहलाएगा। ऑप्शन है फर्स्ट एडियाबेटिक, सेकेंड ऑप्शन है आइसोकोरिक, थर्ड ऑप्शन है आइसोथर्मल और फोर्थ ऑप्शन है साइक्लिक प्रोसेस। तो इसको हम बारी बारी से पहले समझ लेते हैं कि चारों जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एडियाबेटिक की बात करें तो एडियाबेटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट इंटर द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है वो हीट कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी यदि प्रोसेस हो रहा है तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। और आइसोथर्मल की बात करें तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट होता है किसी भी सिस्टम का वो डिफरेंट स्टेट होता है, लेकिन जो फाइनल रिटर्न होता है वो इनिशियल स्टेट में रिटर्न होता है। तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। हम जिस जगह से चलें और उसी जगह पे वापस आ जाएं उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ इट हैव। ऑप्शन है फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड ऑप्शन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड ऑप्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम और फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड फोर। तो कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, बोथ सेकेंड एंड फोर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन कॉल्ड। यानी ये किस लॉ का स्टेटमेंट है। ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
और थर्ड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और फोर्थ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जो ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर के इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर का लॉ है। यानी यदि दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम है तो तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। यह जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज नोन एज, यानी जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडाइनमिक्स का उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ हीट, थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्थ ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में भी जानते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का T/V² गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज गिवन बाय, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है Cp इक्वल टू del E/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकेंड है Cp इक्वल टू del H/del T एट कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है कि बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो कांस्टेंट प्रेशर होता है वो डिफाइन होता है del H/del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो जो Cp और Cv का रिलेशनशिप होता है उसको हम Cp - Cv इक्वल टू R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ हीट इंजन कन्वर्ट्स, ऑप्शन है मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, सेकंड ऑप्शन है हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल इनटू केमिकल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो हीट इंजन होता है वो हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ हॉट बॉडी एट फिक्स हाई टेम्परेचर T1 फ्रॉम विच द हीट कैन बी ड्रॉन, हीट इज कॉल्ड। ऑप्शन है सिंक, सेकेंड ऑप्शन है सोर्स, थर्ड ऑप्शन है हॉट रिसीवर और फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बोथ सेकेंड एंड थर्ड होगा, क्योंकि अ हॉट बॉडी एट फिक्स हाई टेम्परेचर T1 फ्रॉम विच द हीट कैन बी ड्रॉन, हीट इज कॉल्ड सोर्स और हॉट रिसीवर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ कोल्ड बॉडी एट अ फिक्स लोअर टेम्परेचर T2 टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड इज कॉल्ड। ऑप्शन है फर्स्ट सोर्स, सेकेंड ऑप्शन है सिंक, थर्ड ऑप्शन है कोल्ड रिजर्वर और फोर्थ ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड वो वाला ऑप्शन सही है। और कोल्ड बॉडी एट फिक्स लोअर टेम्परेचर T2 टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड इज कॉल्ड सिंक और कोल्ड रिजर्वर। अगला क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन इज डिफाइन एज। थर्मल इफिशियंसी किसी इंजन की डिफाइन होती है ईटा इक्वल टू 1 - Q2/Q1। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाय। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन को हम ईटा इक्वल टू 1 - T2/T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है नो इंजन वर्किंग टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर इफिशियंसी डेट अ रिवर्सिबल Carnot इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर। यह किसका स्टेटमेंट है। ऑप्शन हमारे पास है Carnot थ्योरम, सेकेंड ऑप्शन है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है प्लांक और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो ये स्टेटमेंट है नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर इफिशियंट दैट अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम लिमिट ऑफ टेम्परेचर इज
कार्नोट्स थ्योरम। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल हैज अ सोल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिसीवर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। स्टेटमेंट ऑफ, जो स्टेटमेंट दिया है वो किसका स्टेटमेंट है, यही हमको बताना है। तो ऑप्शन है कार्नोट, सेकेंड ऑप्शन है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है प्लांक और फोर्थ ऑप्शन है केल्विन प्लांक। तो ये जो दिया गया हमारा ये स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल मोशन इज कॉल्ड। यानी ऐसा सिस्टम जो डिसऑर्डर को मेजर करता है किसी मॉलिक्यूल के मोशन के, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन हमारे पास है एंथैल्पी, सेकेंड ऑप्शन है एंट्रोपी, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है प्रेशर। इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, एंट्रोपी। अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रेटर इज डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द सिस्टम। तो जो एंट्रोपी होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन है लोअर, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटर, थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ग्रेटर इज डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल मोशन ऑफ द सिस्टम, ग्रेटर इज एंट्रोपी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा, ग्रेटर एंट्रोपी। अगर ग्रेटर डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन होगा तो एंट्रोपी भी ग्रेटर होगी। अगला क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज। ऑप्शन है हीट एडेड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है हीट सब्सट्रैक्ट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है हीट एडेड और सब्सट्रैक्टेड अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो सही होगा, या तो हीट को हम ऐड करें या तो हीट को हम रिमूव करें। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन साइक्लिक ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन। तो जो साइक्लिक ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी वो कैसा होता है। ऑप्शन है पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है जीरो और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, जीरो। यदि इसमें अनचेंज दिया होता, अनचेंज होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है, तब भी हमारा वो अनचेंज वाला ऑप्शन सही होता है। तो इसमें या तो जीरो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वो या तो जीरो होता है या अनचेंज होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज। ऑप्शन है जीरो, सेकेंड ऑप्शन है सेम, थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, या तो जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है उसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। जो इंटरनल एनर्जी होता है आइडियल गैस का वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन है प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन है वॉल्यूम और थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 3। तो जो आइडियल गैस होता है उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम, आइडियल गैस होता है जो उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस डिपेंड अपॉन। यानी जो इंटरनल एनर्जी रियल गैस की होती है वो किस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन है प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन है वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 3। तो जो हमारा रियल गैस होगा उसका इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ऑप्शन है हैज ओनली 2 वैल्यू Cp and Cv, सेकेंड ऑप्शन है हैज अ यूनिक वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर,
थर्ड ऑप्शन है कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। और फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड अपॉन मास ऑफ गैस। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, यानी 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की। ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन है पॉजिटिव वर्क इन डन बाय द आइस वाटर सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीज। और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम डिक्रीजेज। थर्ड ऑप्शन हमारा इसके लिए सही होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम इंक्रीजेज, यानी जब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्लैब आइस एट 273 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम इन अ रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर द गैस अंडरगोज, यानी यदि किसी आइडियल गैस को अलाउ किया जाए फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम इन रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, तो गैस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन है रिमेन सेम टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, रिमेन सेम टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, यानी एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम in a rigid insulated container the gas undergoes remain same temperature and internal energy। ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द हीट गिवन टू एन आइडियल अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज राइजिंग टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन है इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। थर्ड ऑप्शन है इन राइजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। और फोर्थ ऑप्शन है इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे वो केवल वर्क डन में ही लगेगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन। अब वो वर्क डन चाहे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हो या डिक्रीज करने के लिए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो हीट हम प्रोवाइड कराएंगे वो एक्सटर्नल वर्क में ख़त्म होगा या यूज होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन अ आइसोकोरिक प्रोसेस इज। ऑप्शन है डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। सेकेंड ऑप्शन है डेल यू इक्वल टू क्यू। थर्ड ऑप्शन है डेल यू इक्वल टू डब्ल्यू। और फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड से हुआ डेल यू इक्वल टू क्यू, क्योंकि डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की वैल्यू होता है पी डेल वी, और जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, तो पी डेल वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल यू इक्वल टू होगा क्यू। तो ऑप्शन सेकंड इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन अ साइक्लिक प्रोसेस इन इंटरनल एनर्जी इज, यानी कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो कितना होगा। ऑप्शन है इन्फिनिटी। सेकेंड ऑप्शन है 0। थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। और फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, यानी जितना भी चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में उस एरिया ऑफ साइकिल के इक्वल होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ हाई कंप्रेस्ड गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड इट्स टेम्परेचर, यानी कोई हाईली कंप्रेस्ड गैस है एडियाबेटिक एक्सपेंडेड में, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शन है इंक्रीज करेगा, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज करेगा, और थर्ड ऑप्शन है डज नॉट चेंज। तो एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड में, एडियाबेटिक में जो होता है वो
एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिमेन कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर जब हाईली कंप्रेस्ड करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है सेकेंड, वो ऑप्शन सही होगा, डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सजेस्ट देन देयर इज अ टेंडेंसी फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जीरोथ लॉ जो है वो इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है। यदि दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे सिस्टम के, तो तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी, यानी जो इफिशियंसी होती है हीट इंजन की वो कितनी कभी नहीं हो सकती। ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 40%, थर्ड ऑप्शन है 60% और फोर्थ ऑप्शन है 100%। तो किसी भी हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो कभी 100% नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हीट itself cannot pass from a cold body to a hot body. This statement is due to, ऑप्शन है मैक्सवेल, सेकेंड ऑप्शन है बोल्ट्जमान, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है क्लासियस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस का स्टेटमेंट है। इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, क्लासियस। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट इज, ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 16.8%, थर्ड ऑप्शन है 26.8% और फोर्थ ऑप्शन है 36.6%। तो जो इफिशियंसी होती है कार्नोट इंजन की बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट वो होती है 26.8%। इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, 26.8%। तो आज के इस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी नामक चैप्टर से MCQ को डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।